वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर स्पेस की यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है कोसेंट स्पेस। इसके बाद हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में बेस्ड है। तो चलिए कोसेंट स्पेस के बारे में देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है V/F इज अ वेक्टर स्पेस एंड W/F इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो कोसेंट स्पेस का मतलब होता क्या है, आपको वेक्टर स्पेस को डिवाइड करना है आपके सब स्पेस से। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपका हमेशा वेक्टर स्पेस होना चाहिए और नीचे हमेशा सब स्पेस होना चाहिए। अक्सर यहाँ पर सबसेट दे देता है कई बार, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो है आपका वो हमेशा सब स्पेस होना चाहिए आपके वेक्टर स्पेस का। तो V/W इस तरीके से डिफाइन होता है, W + X सच दैट X बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। मतलब आपको कोसेंट स्पेस में जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे एलिमेंट्स कलेक्ट करने हैं। आपको क्या करना है, सब स्पेस को लिखना है और सब स्पेस में ऐड कर देना है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को। तो ये जो एलिमेंट्स बनेंगे उनका कलेक्शन जो कहलाएगा वो आपका होगा कोसेंट स्पेस, अगर वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा तो। ठीक है। और जनरली V/W अगर आपका वेक्टर स्पेस है और W आपका सब स्पेस है तो हमेशा कोसेंट स्पेस बनाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि किस तरीके से इसमें ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। मान लीजिए आपने स्पेस का दो एलिमेंट लिया, W + X1 आपका एक एलिमेंट होगा V/W का, और W + X2 ये एलिमेंट होगा V/W का। अगर आप दो एलिमेंट्स को ऐड करते हो W + X1 + W + X2, दो एलिमेंट्स को ऐड करने पे देखिए ध्यान रखिएगा, जो W है वो 2 टाइम्स W नहीं होगा। W को आप सिर्फ एक बार लिखोगे क्योंकि वो एक स्पेस है। ठीक है। तो W प्लस ये हो जाएगा X1 + X2। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कभी भी आप दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं कोसेंट स्पेस में तब आप W को 2 बार ऐड मत कर देंगे, हाँ 2W नहीं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। W एक स्पेस है तो W को सिर्फ एक बार लिखेंगे हम और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ऐड करके लिख देंगे। क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जब आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू W + X1 तो वो स्पेस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, W में मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सिंपली X वाले एलिमेंट्स में बस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाता है कोसेंट स्पेस में। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कोसेंट स्पेस का स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका V/F दिया हुआ है R/R और आपका W/F सब स्पेस दिया हुआ है, सॉरी इसे ले लेते हैं R/Q और सब स्पेस ले लेते हैं हम Q/Q। देखिए V हमारा वेक्टर स्पेस है, W उसका सब स्पेस है। ओके, अगर मैं V/W डिफाइन करता हूं तो ये इस तरीके से डिफाइंड होगा। देखिए W की जगह क्या है, फील्ड हमें किसे मतलब है V/W, मतलब हमारा नीचे में आ जाएगा सब स्पेस, सब स्पेस हमारा Q है और ऊपर में आ जाएगा आपका वेक्टर स्पेस R। इस तरीके से ये डिफाइंड होगा Q + X सच दैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगर मैं इसके एलिमेंट्स को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे इसके एलिमेंट्स को। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सब कोसेंट स्पेस बनाते हो तो यहाँ पर जैसे कि Q है और ये X है, X आपका कहाँ का एलिमेंट है, रियल नंबर का एलिमेंट है। तो अगर आपका देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ Q + X = Q इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू Q। मतलब इसे मैं सब स्पेस के टर्म से मुझे लिखना चाहिए, सॉरी इसको मैं सब स्पेस के लिए लिखता हूँ। देखिए ये वाला जो टर्म्स है W + X, W के बराबर कब होगा, अगर आपका जो X है वो वापस से सब स्पेस का एलिमेंट होगा। देखिए X आपका वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, आप जानते हो कि जो एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस में होते हैं उन्हीं के एलिमेंट्स का कलेक्शन तो आपके सब स्पेस में होता है। तो अगर आप ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हो जो सब स्पेस में भी है तो आप सब स्पेस में अगर सब स्पेस का ही एलिमेंट को ऐड करोगे तो वापस से वो सब स्पेस ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आप समझिए, अगर आपके पास Q दिया हुआ है, Q में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो ये कोई नया एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, ये Q ही मिलेगा। अगर Q में आप 1 को ऐड करते हो तो ये Q ही कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, Q के सारे एलिमेंट्स में आप 0 को ऐड कर दीजिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वापस से आपको Q मिलेगा। Q के सारे एलिमेंट्स में आप 1 ऐड कर दीजिए तो आपके पास वापस से Q ही मिलेगा, है ना। Q का जो सेट है रेशनल नंबर्स उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, आपको वापस से Q मिलेगा। Q में आप 2/3 ऐड कर दीजिए
जो आपका रेशनल नंबर का सेट है उसमें 2/3 ऐड कर देंगे तो वापस से आपको रेशनल नंबर का ही सेट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप ऐसा एलिमेंट ऐड करते हो स्पेस में जो स्पेस के पास है तो वापस से आपको वही स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अगर आप ऐसा एलिमेंट ऐड करते हो जो आपके स्पेस के पास नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने q + √2, देखिए √2 मेरे रेशनल नंबर में नहीं है, वो रियल नंबर में है, तो ये मुझे मिले, देखिए तो मेरे को एक एलिमेंट मिलेगा q + √2। इसी प्रकार अगर मैं √3 ऐड करता हूँ तो q + √3 मेरा एक नया एलिमेंट होगा। तो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे हमारे वेक्टर सब क्वोशंट स्पेस में। तो ये हो जाएगा, देखिए सारे रियल नंबर, देखिए एक और चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों बराबर हो गए तो q + 0 = q + 1 = q + 2/3 = q ही होगा। तो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनके लिए आप एक बार लिख सकते हैं q। तो हमारे इस सेट में एक एलिमेंट आ गया q, दूसरा एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा q + √2, तीसरा एलिमेंट q + √3, और ऐसे ही जितने भी आपके पास इरेशनल नंबर है, देखिए रियल नंबर रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना हुआ होता है। सारे रेशनल नंबर के लिए आपके पास q मिल रहा है और जितने भी इरेशनल होंगे उनके लिए आपके पास नए एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सेट है वो आपका क्वोशंट स्पेस हो जाएगा, आपका ये आपका गिवन वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो चलिए अब हम क्वोशंट स्पेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट यह कहता है कि इफ VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, FDVS का मतलब होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एंड W इज द सब स्पेस ऑफ V/F, और W उसका सब स्पेस है, देन डायमेंशन ऑफ V/W, क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन होता कितना है, देखिए V/W आपका क्वोशंट स्पेस है और डायमेंशन ऑफ क्वोशंट स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। मतलब आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो स्पेस है उसका डायमेंशन निकालना है, उसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है नीचे वाले स्पेस के डायमेंशन को। ओके, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्वोशंट स्पेस से रिलेटेड, हर बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, तो इसे आप अच्छे से समझिए। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बेसिस लिखेंगे हमारे दोनों स्पेस का, हम वेक्टर स्पेस और सब स्पेस V और W दोनों का सबसे पहले हम डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन लिखने से पहले हम बेसिस लिख लेते हैं। देखिए मान लीजिए S = α1 α2 up to αn, ये जो सेट है वो बेसिस है हमारे सब स्पेस का। तो बेसिस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 up to m एलिमेंट्स है टोटल, मतलब डायमेंशन ऑफ W हो जाएगा आपका m। इसी प्रकार S' मैं एक बेसिस मानता हूँ α1 α2 αn, β1 β2 βl, बेसिस फॉर VF। अब देखिए S' जो बेसिस है हमारे वेक्टर स्पेस के लिए, और आप जानते हो कि वेक्टर स्पेस बड़ा होता है सब स्पेस से, तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर स्पेस के पास ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर β1 β2 करके βl तक के और ज़्यादा एलिमेंट्स लिए हैं। क्लियर है? इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना कि ये β1 वाले टर्म्स कहाँ से आ गए, क्योंकि आप वेक्टर स्पेस के लिए काम कर रहे हो, वेक्टर स्पेस में सब स्पेस से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, बेसिस में m एलिमेंट्स यहाँ तक थे और l एलिमेंट्स यहाँ तक है, तो टोटल हमारे पास डायमेंशन हो जाएगा m + n। क्लियर है? तो ये आपका सब स्पेस का डायमेंशन हो गया m और वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हो गया m + l। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, डायमेंशन ऑफ V/W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ये आपका हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V आपका आया हुआ है m + l माइनस डायमेंशन ऑफ W है आपका m, तो ये आ जाएगा आपका l। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू l। अब अगर मैं डायमेंशन ऑफ V/W L दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। भाई मेरे को इन दोनों को बराबर दिखाना है। अगर डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W L आ रहा है, तो अगर मैं डायमेंशन V/W L दिखा दूं तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये दिखाता हूं कि डायमेंशन V/W की वैल्यू L होगी। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास W/F का बेसिस हमने माना था, ये वाला सेट है S, और V/F का बेसिस है S'। तो सबसे पहले हम यहाँ पर V/W को कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि हमें किस टाइप का सेट मिलता है। तो V/W का एक्चुअल जो फॉर्म होगा वो होगा W + X सच दैट X बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, अगर मैं एलिमेंट्स बेसिस के एलिमेंट्स को लेके बनाता हूँ सेट को, तो ये हमारे पास W है प्लस
अगर x मेरा अल्फा 1 हुआ, देखो x को मुझे वेक्टर स्पेस से लेना है, x को मैं अल्फा 1 ले लेता हूँ। देखिए अगर मैं x को अल्फा 1 लेता हूँ, अल्फा 1 मेरा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, और ध्यान दीजिए अल्फा 1 आपका सब स्पेस का भी एलिमेंट है, तो मुझे w प्लस अल्फा 1 क्या मिलेगा, वापस से w ही मिलेगा। मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वोशिएंट स्पेस की प्रॉपर्टी कि w प्लस x इज इक्वल टू w इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू w। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी, तो मुझे w प्लस अल्फा 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वापस से w। तो ये हो जाएगा आपका वापस से w। इसी प्रकार अगर आप एक अल्फा 2 को ऐड करते हैं, तो अल्फा 2 भी मेरे सब स्पेस के पास है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, वापस से w मिलेगा। मतलब इतने सारे एलिमेंट्स के लिए मुझे कोई खास चीज़ नहीं मिलने वाला, हमेशा w ही मिलने वाला है। क्लियर है? तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ बीटा। तो जब मैं बीटा को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, w प्लस बीटा 1, इसी प्रकार w प्लस बीटा 2 और अप टू w प्लस बीटा l। तो क्योंकि जो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा l है, ये सारे एलिमेंट्स मेरे सब स्पेस के पास नहीं है, तो ये सारे मेरे नए एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये आपका हो जाएगा v बाई डब्ल्यू का स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये आपका मिल गया आपको v बाई डब्ल्यू। अब v बाई डब्ल्यू में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अब ये जो सेट है वो आपका एक सब स्पेस बनाएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि जीरो एलिमेंट्स चेक करता हूँ कि इस सेट का जीरो एलिमेंट कौन सा है। जैसा कि सब स्पेस है तो उसके पास जीरो वेक्टर होगा, तो ये अगर सब स्पेस है तो इसका जीरो वेक्टर क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए आपको ने ये एलिमेंट लिया w प्लस बीटा 1, तो इसमें आप कौन सा एलिमेंट को जोड़ोगे कि आपको वापस से w प्लस बीटा 1 मिले। तो अगर आप इसे ऐड कर देते हो, w प्लस बीटा 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, w तो अलग हो जाएगा बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 आ जाएगा, मतलब w प्लस बीटा 1 तो नहीं मिलने वाला आपको। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अगर आप w को ऐड करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि w, ये क्या लिख सकते हो, w को w प्लस 0, है ना। w एक्चुअल में है क्या, w प्लस 0, w को एक बार लिखेंगे और बीटा 1 प्लस 0 मतलब बीटा 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि w ये जो है वो आपका जीरो वेक्टर है, w इज द जीरो वेक्टर ऑफ दिस सब स्पेस, ये क्वोशिएंट सब स्पेस का जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं एक नया सेट बनाता हूं एच डैश, जिसमें एलिमेंट्स लेता हूं w प्लस बीटा 1, w प्लस बीटा 2 अप टू w प्लस बीटा l, तो मैंने जीरो वेक्टर को हटा दिया और एक नया सेट ले लिया एच डैश। अब अगर मैं इस सेट को एच डैश को पहला अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुझे एस डैश को प्रूफ करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और सेकेंडरी अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि एल ऑफ एच डैश इज इक्वल टू वी बाई डब्ल्यू होता है, तो आप जानते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, ये दोनों प्रॉपर्टी है बेसिस प्रूफ करने की। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एच डैश बेसिस हो जाएगा हमारे v बाई डब्ल्यू का, और बेसिस में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 अप टू l, टोटल मेरे पास l एलिमेंट्स हैं। और यही चीज़ तो मुझे प्रूफ करना था कि डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू कितना होना चाहिए, l होना चाहिए, क्योंकि l एक्चुअल में था क्या, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w के बराबर था। तो मेरा मन बस यहीं पर अब दो ही काम बचा है कि अगर मैं एच डैश को लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर एच डैश इज इक्वल टू v बाई डब्ल्यू अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ तो वो मेरा बेसिस हो जाएगा, और बेसिस में टोटल l एलिमेंट्स हैं तो वो उसका डायमेंशन हो जाएगा। तो अब इसके आगे का प्रूफ आपको खुद से करना है, आपको सिंपली ये दो चीज़ें चेक करनी है और बहुत इजी है, आपसे हो जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि अगली बार उसे कवर करने का, बट आपसे ये हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए इसे प्रूफ करने का, और इस तरीके से ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो प्रूफ होता है। और इसका प्रैक्टिस आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।